तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए आपका जो चैप्टर चला था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो एनसीईआरटी जोन में हमने आपको 16 क्वेश्चंस आपको समझाए थे, ठीक है। और हमने आपको ये बताया था कि अगर ये 16 क्वेश्चंस आपको हमारे जो हमने समझाया इसको अगर रिवाइज करना है तो आपको पेज नंबर भी हमने आपको बताया था, और उन पेज नंबर्स के अंतर्गत आप उन क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि जितना अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को समझेंगे सोशल स्टडी में उतने ही अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। आप सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट करके, क्वेश्चंस को रट करके आप कभी भी अच्छे अंकों को प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि सामाजिक विज्ञान है, समाज का विज्ञान है। जितनी बार ज़्यादा आपको समाज के बारे में जानकारी होगी उतना ही ज़्यादा आपके नंबर्स आएंगे, मार्क्स आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी जोन में कि क्या क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मतलब मनरेगा 2005 मनरेगा के उद्देश्यों की व्याख्या करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पेज नंबर आपका है 335 में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, उसको मैं आपको समझाता हूं कि केंद्र सरकार ने सन 2005 में देश के चयनित 200 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में काम का अधिकार कानून लागू करके एक नियम बनाया, और इस कानून को कहा गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 में देश के 200 चयनित जिलों में एक कानून बनाया, और इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में काम का अधिकार कानून लागू करने का निर्णय लिया या एक कानून बनाया, और इस कानून को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम दिया गया, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं मनरेगा, ठीक है। और इस कानून को दिनों का उद्देश्य उन लोगों को जो कार्य करने के योग्य हैं, तो इस कानून का उद्देश्य था कि उन लोगों को काम देना जो काम करने के, कार्य करने के योग्य हैं तथा जिन्हें काम की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को कार्य देना, ठीक है। सरकार द्वारा एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार का आश्वासन देना, ठीक है। इसके अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत केंद्र सरकार लोगों को एक वर्ष में 100 दिनों के काम का अधिकार प्रदान करती है कि इन लोगों को 100 दिन एक वर्ष में काम अवश्य ही मिलेगा, ठीक है। और सरकार अगर इस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहती है तो लोगों को सरकार 100 दिनों का बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसी कानून का नाम है, और इस अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के कार्यों को वरीयता दी गई है जिससे भविष्य में भूमि में उत्पादन बढ़ाने में मदद मिले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझाया होगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 में देश के चुने हुए 200 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में काम का अधिकार, मतलब काम को प्राप्त करने का अधिकार नाम का एक कानून बनाया, जिसे हम कहते हैं क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मतलब मनरेगा 2005, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस कानून का उद्देश्य क्या है? इस कानून का उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोगों को
काम देना जो काम करना चाहते हैं, जिन्हें काम करने की आवश्यकता है और जो काम करने के योग्य हैं, ऐसे लोगों को काम देना। ठीक है। अगर सरकार ऐसे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बेरोजगार लोगों को 100 दिन का काम उपलब्ध नहीं करा पाती है, ठीक है, तो मनरेगा के अंतर्गत उन लोगों को 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। ठीक है। अच्छा, और एक बात और कि इस कानून को वर्तमान में 2005 की अपेक्षा वर्तमान में इस कानून को अब सारे देश में लागू कर दिया गया है तथा इसका नाम बदल करके पहले नरेगा था, अब इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा कर दिया गया है। ठीक है। और इसके अंतर्गत मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कार्यों को वरीयता दी जाती है, जिससे भूमि में आने वाले भविष्य में भूमि में उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हो, जैसे तालाबों का निर्माण करना। ठीक है। और जल आपूर्ति के साधनों का विकास करना, जिससे नहर से छोटी छोटी नहरें निकाल करके और अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाना। तो ऐसे कामों को वरीयता दी जाती है, जिससे कि आने वाले भविष्य में भूमि में कृषि में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम अर्थात मनरेगा। ठीक है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 18। कह रहा है क्या कि अपने क्षेत्र के उदाहरण लेकर के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना कीजिए तथा वैषम्य अर्थात इसकी विशेषता भी बताइए। ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था जो होती है वो होती है 3 प्रकार की। ठीक है स्टूडेंट्स, स्वामित्व के आधार पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारे क्या पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से बताई थी? निजी अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था हमने आपको बताया था क्या होती है। तो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों और उत्पादित वस्तुओं पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का अधिकार होता है। ठीक है। और इसका उद्देश्य जनता की भलाई होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके विपरीत निजी क्षेत्र क्या है? निजी क्षेत्र वो अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर, जैसे उत्पादन के साधन क्या, चाहे कच्चा माल हो चाहे मशीनें हों, जो भी चीज़ें उत्पादन के कार्य में लगती हैं उत्पादन के साधन कहलाते हैं। तो ऐसे समस्त उत्पादन के साधनों पर और उत्पादित वस्तुओं पर, मतलब उन मशीनों से, उन कारखानों से जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो, ठीक है, उन वस्तुओं पर, मतलब उत्पादन के साधनों और उत्पादित वस्तुओं पर निजी स्वामित्व होता है, मतलब एक किसी विशेष व्यक्ति का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। ठीक है। तो अब इसको उदाहरण देकर के बताएं। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या है? भारतीय रेलवे, बैंकिंग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, ये सब क्या है? ये सब सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। इनका उद्देश्य है जनता की भलाई करना। इसके विपरीत आप आ जाइए निजी क्षेत्र में। तो निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है केवल अपना लाभ कमाना होता है और इसमें उत्पादित वस्तुओं पर, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ठीक है। तो मैं आपको इसके गतिविधियों और कार्यों की मैं आपको तुलना बताता हूँ कि किस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र आपस में भिन्नता रखते हैं, किस प्रकार से दोनों क्षेत्र भिन्न हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला पॉइंट क्या है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश
परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। जैसे मैंने बताया कि इस क्षेत्र के अंतर्गत समस्त परिसंपत्तियों पर, चाहे वो उत्पादन की वस्तुएं हों, चाहे वो उत्पादन के साधन हों, समस्त चीज़ों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती हो, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे वो मशीनें हों, चाहे वो उन कारखानों को स्थापित करने के लिए भूमि हो, उन सब की व्यवस्था सरकार ही करती है। मतलब समस्त चीज़ों पर अधिकार सरकार का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ विशेष उपक्रम मैं आपको बताता हूँ। जैसे डाकघर किसका है? सरकारी है। ठीक है, भारतीय रेलवे किसके अधिकार में है? सरकार के अधिकार में है। आकाशवाणी ये किसके अधिकार में है? सरकार के अधिकार में है। इंडियन एयरलाइंस किसके अधिकार में है? सरकार के अधिकार में है। तो ये समस्त जो प्रकार के जो उपक्रम हैं वो सरकार के अधिकार में होते हैं, सरकार के अधिपत्य में होते हैं। इसलिए हमने कहते हैं क्या? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। ठीक है, या सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं हम। इसके अतिरिक्त अब आते हैं हम निजी क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में इसके विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र में जो समस्त उपक्रम होते हैं उन पर अधिकार सरकार का होता है, जबकि निजी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में समस्त प्रकार के परिसंपत्तियों पर, मतलब उत्पादन के साधनों और उत्पादन की वस्तुओं पर समस्त अधिकार, ठीक है, निजी स्वामित्व होता है। इसमें निजी व्यक्तियों के अधिकार में होता है और इनके सेवाओं और इनका वितरण का समस्त अधिकार किसी एक निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। अब निजी क्षेत्र के कुछ मैं उपक्रम आपको बताता हूँ। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, मतलब टिस्को। ठीक है, ये निजी क्षेत्र की है जिसका स्वामित्व टाटा ग्रुप के पास में है और इसके जो मुखिया थे, इनका जो अधिपति था आप जानते हो, रतन टाटा के पास में था। और इसके अतिरिक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, ये निजी क्षेत्र का एक उपक्रम है जिसका अधिपत्य हमारे मुकेश अंबानी के पास में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे जो निजी क्षेत्र होते हैं, ऐसे जो उपक्रम होते हैं वो निजी स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम आते हैं अपने नंबर दूसरे पॉइंट में कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य केवल सार्वजनिक कल्याण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है वो होता है केवल सार्वजनिक कल्याण, मतलब समस्त जनों की भलाई करना। उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। जो सरकारी उपक्रम होते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, केवल जनता की भलाई होता है, जन कल्याण होता है। और इसके विपरीत जो निजी क्षेत्र होता है उसकी समस्त गतिविधियों का उद्देश्य जो होता है, समस्त जो उत्पादन कार्य का जो उद्देश्य होता है वो केवल और केवल निजी लाभ कमाना होता है। जनता के कल्याण का उद्देश्य उनका नहीं होता है, केवल और केवल लाभ कमाना होता है। इसके बाद नंबर 3 में आए कि लिखा है क्या कि इस क्षेत्र में उत्पादन एवं वितरण संबंधी समस्त निर्णय सरकार द्वारा निर्धारित नीति के द्वारा लिए जाते हैं। समझ बात आप स्टूडेंट्स, क्या कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में या सार्वजनिक क्षेत्र में जो समस्त उद्देश्य हैं, चाहे वो उत्पादन के हों, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादित वस्तुओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, मतलब इसका वितरण कैसे किया जाए, इन सब का जो निर्णय है वो सरकार अपनी नीति निर्धारण के अंतर्गत करती है, अपनी नीतियों के अनुसार करती है। इसके विपरीत जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र में उत्पादन एवं वितरण संबंधी समस्त निर्णय निजी स्वामियों अथवा उस कंपनी के प्रबंधकों के द्वारा लिए जाते हैं। हमारे बात क्या कह रहे हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो उत्पादन और वितरण संबंधी समस्त निर्णय सरकार के द्वारा उसमें लिए जाते हैं। सरकार अपनी नीतियों के अनुसार
वस्तुओं का उत्पादन करती है और वस्तुओं का वितरण करती है। जबकि निजी क्षेत्र में उत्पादन और वितरण का जो कार्य का जो निर्णय है वो निजी स्वामी लेते हैं, उस कंपनी के उस कारखाने के मालिक लेते हैं या उस कंपनी और उस कारखाने के मैनेजर जो व्यवस्थापक होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, उनके द्वारा सारे निर्णय लिए जाते हैं। इसके बाद नंबर 4 आपका है कि जो हमारी सार्वजनिक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, कि उसमें क्या है कि सरकार द्वारा समाज के लिए आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाओं पर बहुत अधिक राशि का व्यय किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है कि सरकार द्वारा समाज के लिए आवश्यक समस्त प्रकार के सार्वजनिक परियोजनाओं का जो सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए इसमें सरकार के द्वारा बहुत सारा धन व्यय किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए, फिर से आप समझ लीजिए इस बात को कि सार्वजनिक क्षेत्र में समाज के वेलफेयर के लिए, समाज की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए जो अनेक प्रकार की परियोजनाएं चलाई जाती हैं उनमें अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में धन खर्च किया जाता है। जैसे सड़क निर्माण, आप जानते हो सड़क निर्माण में बहुत अधिक खर्च आता है, पुलों का निर्माण, ठीक है, नहरों का निर्माण, बंदरगाहों का निर्माण, इन समस्त प्रकार के जो सरकारी उपक्रम हैं इनमें सरकार को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धन व्यय करना पड़ता है, धन खर्च करना पड़ता है। इसके विपरीत जो निजी क्षेत्र है वो अपने लाभ के उद्देश्य के कारण बहुत अधिक राशि व्यय करने वाली परियोजनाओं में निवेश नहीं करते हैं, ठीक है। भाई सार्वजनिक क्षेत्र में क्या करना है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्देश्य होता है सरकार का उसका उद्देश्य होता है जन कल्याण, जनता की भलाई। तो जनता की भलाई के लिए सरकार अनेक प्रकार की परियोजनाओं को चलाती है, ठीक है। उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा मात्रा में धन खर्च करती है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में लाभ कमाने के उद्देश्य से ऐसे किसी भी परियोजनाओं में धन खर्च नहीं करती, धन का निवेश नहीं करती, जिसमें बहुत ज़्यादा लागत आती है, जिसमें बहुत ज़्यादा धन खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है अपना लाभ कमाना। जनता का लाभ का उद्देश्य उनका नहीं होता है, जनता की भलाई का उद्देश्य उनका नहीं होता है, केवल अपना निजी लाभ होता है उनका उद्देश्य। इसके बाद में आपका जो 5वां पॉइंट है वो क्या है कि इस प्रकार की गतिविधियों को, किसको, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों को पूरा करना सरकार का प्राथमिक दायित्व होता है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उनको पूरा करने का जो उद्देश्य है वो सरकार का प्राथमिक दायित्व होता है। मतलब सरकार का प्राथमिक दायित्व होता है क्या, जनता की भलाई। तो उन समस्त गतिविधियों को पूरा करने का जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है। जैसे शिक्षा है, लोगों को शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य सरकार का है, ठीक है। सरकार अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाती है ताकि लोग शिक्षित हों और हमारे देश का साक्षरता प्रतिशत बढ़े, ठीक है। हालांकि इसमें जो निजी जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जैसे कि स्टूडेंट्स के, विद्यार्थियों के माता पिता, उनका तो हाथ होता ही होता है। साथ साथ में गरीब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में धन खर्च करने में जब असफल रहते हैं तो सरकार अनेक परियोजना चलाती है ताकि जो गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं वो भी उच्च शिक्षा को प्राप्त करें, ठीक है। तो इस प्रकार की गतिविधियों को, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों को पूरा करने के लिए सरकार का प्राथमिक दायित्व होता है। जैसे शिक्षा है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना और बिजली प्रदान करना, जल प्रदान करना, ठीक है। इस प्रकार से इन समस्त सुविधाओं को जनता को उपलब्ध करने के लिए सरकार का ये प्रथम उत्तरदायित्व बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हिसाब समझिए इस बात को कि सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, परिवहन है, आदि आदि, ये समस्त चीज़ों को उपलब्ध कराना, प्राथमिक चीज़ों को उपलब्ध कराना, आधारभूत चीज़ों को उपलब्ध कराना सरकार का उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। ताकि जो गरीब जनता है ना, उनको आसानी से समस्त प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकें, गरीब बच्चे पढ़ सकें और गरीब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर
जा सके, गरीब व्यक्तियों का अच्छा स्वास्थ्य रह सके। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, ये समस्त सुविधाओं को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके विपरीत जो निजी क्षेत्र जो होते हैं उनका ऐसा किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है, या वो कह सकते हैं बनता है तो वो बनाते नहीं, क्योंकि निजी क्षेत्र में जो हमारे नियामक होते हैं उनका उद्देश्य जनता की भलाई नहीं होता है कि अपना लाभ कमाना होता है। तो वो ऐसे किसी भी उत्तरदायित्व से उनका हमेशा ऐसे किसी भी उत्तरदायित्व से वो बचते हैं, अर्थात वो ऐसा कोई भी उत्तरदायित्व नहीं मानते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में निजी पब्लिक स्कूल हैं और सरकारी पब्लिक स्कूल की तुलना में बहुत अधिक फीस लेते हैं। एक साधारण सा उदाहरण है कि जो हमारे क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं भाई, और जो निजी क्षेत्र के स्कूल जो चल रहे हैं, तो इंटरमीडिएट तक की या हाई स्कूल तक की पढ़ाई सरकारी क्षेत्र में भी हो रही है, जहाँ फीस पड़ रही 4-5 रुपये। और निजी क्षेत्र में आ जाइए आप तो बहुत सारे पब्लिक स्कूल हैं, वहाँ पर फीस पड़ रही है 400 रुपये, 500 रुपये। और सरकारी क्षेत्र में वही फीस पड़ रही है 4 और 5 रुपये। लेकिन तो सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार का उद्देश्य है बच्चों का या जनता का लाभ देना, जनता की भलाई करना, जनता का कल्याण करना। निजी क्षेत्र में उद्देश्य होता है अपना खुद का लाभ कमाना। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए और आशा करता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से इन दोनों प्रश्नों को समझा होगा। और अगर आप इसको रिवाइज करना चाहें तो मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 235 और 236 पर ये आपके दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और आप इसको पढ़िएगा और अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। और अपने अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों में कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और है मनरेगा के बाद में, व्याख्या कीजिए किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। ठीक है।